जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आज की क्लास प्रीमियर हो रही होगी, लाइव नहीं हो रही होगी। उसका कारण आप लोगों को पता होगा, अच्छे से पता होगा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है इधर बीच। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट में कोई डिक्रीमेंट ना आए, आपको बीच में कोई रुकावट ना आए, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके प्रीमियर करूँगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ लाइव चैट में जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी डाउट आता है, किसी भी पोर्शन में आपको कुछ पूछना है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा आपके साथ 45 मिनट के लेक्चर में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो जो लेक्चर, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपका कल शुरू होने वाला था वो आज से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। दिस इज आवर 72 मतलब 72वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैथ में हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20 एनटीएससी के लिए, जिसके लिए आप लोग लगातार मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। और बस कंसिस्टेंट रहिए आपके साथ और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ रैंकर्स एनटीएससी का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद डीपीपीस प्रोवाइड करता हूँ। वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा? रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम से। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। क्लासेस बता दूं, 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। जैसे ही ये क्लास फिनिश होगी 6 बजे आपकी क्लास साइंस की चलेगी, जहाँ पे केमिस्ट्री चल रहा है और भी क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है। 7:30 बजे आपका रिवीजन चलता है, आज भी आपका रिवीजन चलेगा। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे 7:30 बजे जुड़ जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं, सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रखा जाता है, ताकि आप अपने रिवीजन और बैकलॉग को प्रॉपर टाइम दे सकें। प्यारे बच्चों, कोई भी क्लास छूट जाती है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट खोलकर अपने क्लासेस को कवर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने एनटीएससी का आरएम टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिए। इट्स ओनली 300 रुपीज़, जिसमें आपको टेस्ट मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, प्लस 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट मिलेगा टिल एनटीएससी स्टेज 1 फॉर सेट एंड मैट। और ये स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, स्टार्ट हो चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर इस ऐप को इस टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। चलिए, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और अपनी प्रेजेंस जो है वो अटेंडेंस मार्क कर देंगे और चैट में बता देंगे कि भैया बिल्कुल हम तैयार हैं इस नए से प्यारे से चैप्टर को पढ़ने के लिए। तैयार हैं? चलिए, तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है आंकड़े। स्टैट्स का मतलब क्या होता है कि आंकड़ों को दर्शाना। ठीक है, आराम से समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले मैं क्लास 9th की स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम 10th की स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें 11th और 12th की भी होती हैं जो आपको एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी होता है। कुछ वेरिएंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4-5 क्लासेस में इसको फिनिश करेंगे, 5 क्लास लगभग मैं एम करता हूँ कि ये फिनिश होंगी। तो बस आप लोग कॉन्सिस्टेंटली मेरे साथ बने रहिएगा। स्टैटिस्टिक्स से 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, वो आप प्रॉपर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए, होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने सुबह वाली क्लास देखी थी, कौन सी वाली? जो वो मैंने आपको वीडियो बनाई थी नेशनल मोनेटाइजेशन वाली, पाइपलाइन वाली। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट का एक ग्राफ दिखाया था। ठीक है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट का ग्राफ जैसे ही आप देख पा रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 1991 में इतना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, 2001 में इतना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, 2011 में इतना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, 2021 में इतना डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ को देखते ही पता चल गई होगी। इधर क्या लिखे रहे थे? आंकड़े लिखे हुए थे, या फिर करोड़ रुपए में इतने डिसइन्वेस्टमेंट, और इधर क्या लिखा हुआ था? ईयर लिखा हुआ था। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, आपको डाटा को बहुत एक अरेंज्ड फॉर्म में बाहर दिखाता है। आपको आउटपुट ऑफ द, जो एक डाटा रहता है मेरे पास अरेंज नहीं रहता है एकदम एक साथ मिला के हमारे पास डाटा आ गया, उसको मैं एक अरेंज फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स। आंकड़ों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाना। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई।
थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा है इस चैप्टर का? इस चैप्टर को हम लोग 9th के एनसीईआरटी से रिलेट करके चलेंगे, वहाँ से मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लास 9 की ये एनसीईआरटी है, क्लियर है। आप लोगों के पास किताब भी होगी 9th की, नहीं भी है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन करना मतलब जैसे कि मान लीजिए, अब सुनिए आप लोग, एक आप लोगों को मैं, जैसे हम लोग शुरू में छोटे छोटे रहते हैं तो पढ़ते हैं, तो आप लोगों को एक्टिविटीज़ कैसे दी जाती है कि आप अपने घर के बाहर बैठ जाइए, अगर आपका घर रोड पे है, यहाँ पर एक दिन बैठ जाइए, सुबह 6 बजे से 6 AM से शाम 6 बजे तक देखिए कि जो गाड़ियाँ जा रही हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं, जैसे 4 पहिया गाड़ियाँ, 2 पहिया गाड़ियाँ, या फिर ट्रक हो गया, या फिर बाइसिकल हो गया, इस तरह से। तो आप शाम तक एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि 4 पहिया गाड़ियाँ कुल 750 गई, 2 पहिया गाड़ियाँ कुल 890 गई, ट्रक कितने गए, कम से कम 500 ट्रक गए, साइकिल कितने गए, कम से कम 1000 साइकिल गए। तो ये आपके पास आंकड़े आ गए। अब ये आपने क्या किया, यहाँ पर डाटा का कलेक्शन किया। क्या किया अभी तक आपने? डाटा का कलेक्शन, मतलब डाटा को कलेक्ट किया। पहले आपने दिन भर बैठा होगा, चीज़ें देखी होंगी कि हाँ भैया ये वाली गाड़ी जा रही है, हाँ भैया ये वाली गाड़ी जा रही है, ये पूरा डाटा आपने जुटाया सुबह से शाम तक का मेहनत करके। अब जैसे जो जनसंख्या काउंट होता है देश का, ठीक है, जो हमारी जनसंख्या गिनी जाती है, सेंसस होते हैं हमारे देश में, तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग पूरे देश के अलग अलग गाँवों में, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति की पहचान करते हैं, उनका डाटा एक लिखते हैं। फिर जब वो डाटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग स्टैट्स, ठीक है। इन आंकड़ों को हम दर्शाते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अब दर्शाने के लिए हम अलग अलग ग्राफ का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा समझ में आया सभी बच्चों को? डाटा को कलेक्ट कैसे करना है ये समझ में आया? तो अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, जैसे आप अपने क्लास के ग्रुप में हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट, ये भी एक डाटा का कलेक्शन हो गया। नंबर ऑफ अब्सेंट इन ईच डे, ये भी एक डाटा का कलेक्शन हो गया। नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, ये भी एक डाटा हो गया। हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन अराउंड योर स्कूल, ये अलग अलग तरीके के डाटा को जुटाना ही कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, बेसिकली ये एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं, तो इनको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। देखिए मैं बता ही देता हूँ कि पहला दिन है, तो मैं बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर चलूँगा, एकदम आराम से चीज़ों को मैं समझाऊंगा। जिसको अच्छा लगेगा कंटिन्यू करेगा, जिसको लगेगा ये बहुत ईजी है वो चाहे तो स्किप कर सकता है, ठीक है। बट आई थिंक चीज़ों को आप जब कनेक्ट करके पढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो बड़ी चीज़ें मैं समझाऊंगा वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे क्या है, अब प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब डाटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज़ सिखाई जा रही है। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाई 10 स्टूडेंट, 10 छात्रों द्वारा मैथमेटिक्स के टेस्ट में अलग अलग नंबर दिए गए हैं। 55 नंबर कोई पाया है, कोई 36 नंबर, कोई 95, कोई 73, कोई 60, कोई 42, कोई 25, कोई 78, कोई 75, कोई 62 नंबर। ये अलग अलग टाइप का डाटा है। अब हमको इसको दर्शाना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो हम चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दें तो बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। भाई सबसे नंबर कम कौन पाया, 25 नंबर एक बंदा पाया, फिर 36 एक पाया, फिर 42 पाया, फिर 55 पाया, फिर 60 पाया, फिर 62, फिर 73, फिर 75, फिर 78, फिर 95। यहाँ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो कहलाती है रेंज। क्या कहलाती है बेटा, रेंज। रेंज को आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। इसी तरह से आप चीज़ों को समझेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। रेंज क्या कहलाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट का क्या मतलब होता है, क्षमता। ज्यादा से ज्यादा कितना है और कम से कम कितना है, उनको आप घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। मतलब कि कितने से कितने के बीच में चीजें लाई कर रही है ये आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर रेंज क्या है, 70 का रेंज है। मतलब 70 नंबर के अंतराल है। सबसे कम वाले नंबर और सबसे ज्यादा वाले नंबर के बीच का अंतर कितना है, वो है 70। वही क्या कहलाता है, रेंज। इसका उपयोग होता है, इस चीज को समझिएगा। अब देखिए ये आपके पास एक डाटा आ गया जो आपका काफी ज्यादा डाटा है, 30 बच्चों का अलग अलग नंबर है और इस तरह का डाटा आ गया। अब इसको आप प्रेजेंट करना है। अब यहीं पर हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है, बारंबारता। मैं अगर सही होऊंगा तो हिंदी में सही बता रहा हूँ।
बारंबारता का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने क्लास में देखा कि ये 30 बच्चे हैं, 100 नंबर मैथमेटिक्स में 100 नंबर का पेपर हुआ, अलग अलग बच्चे इस तरह के नंबर पाए। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो 40 नंबर वाला बच्चा है, कोई एक बच्चा 40 पाया, कोई एक और भी बच्चा 40 पाया, कोई एक और भी बच्चा 40 पाया, कोई एक और भी बच्चा 40 पाया। तो 40 पाने वाले बच्चे कितने हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, वही कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो यहां से 40 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे। ये क्या कहलाई आपकी फ्रीक्वेंसी। देखो मेरा क्या है पढ़ाने का तरीका, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया आप तो एकदम एकदम बेसिक लेवल का पढ़ा रहे हैं, आप तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आप बोर्ड पढ़ा रहे हैं, क्या आप एनटीएससी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मेरे साथ जो पिछले मैंने कितने चैप्टर पढ़ाए हैं आपको पता ही होगा कि मैंने लगभग पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा दी है, 71 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं और मैंने पूरा एनटीएससी का लेवल कवर किया है। लेकिन मेरा पहला दिन क्या रहता है, बेसिक लेवल। और ये सबसे ज़रूरी है, घर में नींव मजबूत होनी चाहिए, ये मेरा आइडिया है, ये सबका आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आपको चीज़ें समझ में आई कि बारंबारता क्या है, 40 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, वही आपकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। इसी तरह आप 70 की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। 70 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। मतलब कोई डाटा है वो कितनी बार आया है, वही चीज आपका क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुई ये चीज? अगर क्लियर हुई तो चीजों को एक बार लाइक करिएगा। अब देखिए यहां पे आपके पास एक डाटा था, उस डाटा की फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखी हुई है। 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने, 1, 20 नंबर वाले 1, 36 नंबर वाले 3, 40 वाले 4, 50 वाले 3, 56 वाले 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72 वाले 1, 80 वाले 1, 88 वाले 2, 92 वाले 3, 95 वाले 1। टोटल आप नंबर फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा जो टोटल है, क्योंकि आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ द डाटा कि कितनी बार आया है। क्लियर? कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी समझ में आई, रेंज समझ में आया, डाटा का कलेक्शन समझ में आया, चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे शुरुआत करते हैं वो चीज़ समझ में आया। अगर इतनी चीज़ें समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और चीज़ें अगर ना समझ में आए तो चैट बॉक्स में पूछते रहिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल और सिंपली अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज टैली मार्क्स इन प्रेजेंटिंग दिस टेबल। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, टैली मार्क्स भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और डाटा एग्जांपल दिया। देखो एनसीईआरटी बहुत एक अच्छी किताब है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है, तो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 100 प्लांट दिए गए हैं, 100 स्कूल ड्यूरिंग वैन महोत्सव, वन महोत्सव के दौरान, आफ्टर 1 मंथ द नंबर ऑफ प्लांट दैट सर्वाइव्ड वेयर रिकॉर्डेड। तो 100 अलग अलग स्कूल में 100 प्लांट लगाए गए, जैसे किसी स्कूल में इतने प्लांट लगाए गए, 100 लगाए गए, वहां पर कितने प्लांट सर्वाइव कर पाए ये डाटा आपके पास है। पहले स्कूल में 95, दूसरे में 76, तीसरे में 75, इसी तरह सभी स्कूलों का एक डाटा दिया गया है कितने स्कूल सर्वाइव कर पाए। अब देखिए यहां पे क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास अलग अलग नंबर्स थे, हमारे पास बहुत मतलब कि इतने ही टाइप के नंबर थे, हमने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से दिखा दिया। लेकिन यहां पर जो है ना वो डाटा बहुत वेरी कर रहा है। अब समझिएगा क्वेश्चन को, डाटा जो है वो बहुत वेरी कर रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास इंटरवल का यूज करेंगे। क्लास इंटरवल क्या होता है भैया, समझाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए, क्वेश्चन कराऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, बस पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि ये डाटा जो था हमारे पास बहुत कम था, तो इसको हमने डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसको हमें क्लास इंटरवल में दर्शाना पड़ता है। जैसे हमारे पास अब यहाँ पे डाटा ऐसा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होंगे जो सिर्फ 20 से लेकर 30 तक के बीच में बचे होंगे, तो 20 से 30 तक के बचे हुए जो भी डाटा होंगे उनको हम एक जगह रखेंगे। 30 से 40 तक के डाटा को हम एक जगह लिखते रखेंगे, 40 से 50 तक के डाटा को हम एक जगह लिखेंगे। इस तरह से हम चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ये होता है क्लास इंटरवल क्रिएट करना। देखिए यहां पे क्या किया गया, नंबर ऑफ प्लांट 20 से 29 तक, फिर 30 से 39 तक, फिर 40 से 49 तक, फिर 50 से 59 तक, फिर 60 से 69 तक, 70 से 79 तक, 80 से 89 तक, 90 से 99 तक। इसको 69 कहते हैं, इसको 79 कहते हैं, इसको 89 कहते हैं। किसी भी प्रकार से ये मत सोचिएगा कि भैया को हिंदी में नहीं आती इसलिए उन्हें इंग्लिश में बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि बाकी मैक्सिमम बच्चे यहाँ ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे और उनको 69 किसको किसको प्रॉब्लम होती है भाई, 69, 79 और 89 में किसको किसको डाउट होता है, कोई है बच्चा यहाँ पर? चलो टैली मार्क ये भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, आई होप क्लियर भी होगा क्योंकि आप लोगों ने 6, 7, 8 में टैली मार्क पढ़ा रखा होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसका कोई यूज नहीं होने वाला है ना तो एनटीएससी में ना तो आपके बोर्ड में। चलिए, तो आपने चेक किया था 20 से 29 तक प्लांट्स जो है वो कितने स्कूलों में सर्वाइव किए हैं, 3 ऐसे स्कूल पाए गए। 30 से 39 तक 14 ऐसे स्कूल पाए गए। 40 से 49 तक 12 ऐसे स्कूल पाए गए। 50 से 59 तक 8 ऐसे स्कूल पाए गए। 60 से 69 तक 18 ऐसे स्कूल पाए गए। 70 से 79 तक 10 ऐसे स्कूल पाए गए। 80 से 89 तक 23 ऐसे स्कूल पाए गए जहां पर 80 से लेकर 89 तक प्लांट सर्वाइव कर पाए हैं। 90 से 99 तक 12 ऐसे स्कूल थे। अब आप टैली मार्क समझिए, टैली मार्क क्या होता है, बस ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो डाटा है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो 1 अगर होगा तो उसके लिए 1 लाइन खींची जाती है, 2 होगा तो 2 लाइन, 3 होगा तो 3 लाइन, 4 होगा तो 4 लाइन और 5 होगा तो 5 लाइन नहीं खींचते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। छठा आएगा तो क्या करेंगे भैया, एक और लाइन खींच देंगे, नहीं, छठा आएगा तो बगल में एक लाइन खींच देंगे, 7वां आएगा तो बगल में एक लाइन खींच देंगे, 8वां आएगा तो बगल में एक लाइन खींच देंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 17 को कैसे करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी भैया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 और 2, क्लियर है। इस तरह से हम टैली मार्क्स में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीजें समझ में आई बच्चों, आराम से समझिए, किसी भी प्रकार की कोई जल्दी मत करिए, आराम से। दिस इज कॉल्ड ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि चीजें अब ग्रुप फॉर्म में आ रही हैं, ठीक है। एक एक इंडिविजुअल डाटा नहीं है, अनग्रुप्ड नहीं है, अलग अलग डाटा नहीं है, एक ग्रुप समूह में डाटा आपको मिल रहा है, ठीक है। 20 से 29 तक के बीच का डाटा आपको मिल गया। 30 से इस वाले ग्राफ से या इस वाले डाटा के रिप्रेजेंटेशन से आपको एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना हो कि ऐसे कौन से स्कूल है जहां पर 25, तो आप ये नहीं निकाल पाओगे। आप एक ग्रुप्ड, एक समूह में डाटा का इवैल्यूएशन कर पाओगे, क्लियर है इतनी चीजें। प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझाऊं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। अब यहीं पर मैं आपसे क्या बात कर रहा था, क्लास इंटरवल की। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे अगर मैं इस क्लास को उठा दूं 90 से 99, अगर आपको इसका क्लास इंटरवल निकालना है कि क्लास इंटरवल है कितना, तो ये होता है लोअर लिमिट। अरे यहां से भी वही कह सकते हैं कि लोअर क्लास इंटरवल लिखा कैसे जाता है, ये मुझे बताना, सॉरी। क्लास इंटरवल लिखा कैसे जाता है, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, मतलब ये चीजें यहां से यहां तक वेरी करेंगे। ध्यान ये रखेंगे, जब भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम कंसीडर नंबर्स कौन सा करते हैं, लोअर। जैसे कि चीजें यहां पे आपको कहीं भी कभी डाटा ऐसे मिल जाए 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो 30 है वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, जल्दी से मुझे बता दीजिए। 30 जो है वो फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा या थर्ड में लाई करेगा, एक बार चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, लाइव के कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके क्वालिटी में कोई डिक्रीमेंट नहीं चाहता हूं। मैं खुद उदास हो जाता हूं जब आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती हैं, और हाँ, इसकी वजह से आप क्वालिटी कंटेंट बहुत बेहतर पाएंगे, इतना याद रखिएगा। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको प्रीमियर क्लासेस ज्यादा पसंद आती होंगी। चलो, कहोगे भैया 30 मेरे अनुसार जो है वो थर्ड डाटा में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ये आप समझ लीजिए। जब भी हम डाटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जहां से शुरू करते हैं और जहां तक खत्म करते हैं उससे जस्ट पहले तक लिखते हैं। मतलब 10 से शुरू करके 19 तक लिखेंगे, उसके बाद 20 से शुरू करके 29 तक लिखेंगे और 30 से शुरू करके 39 तक लिखेंगे, क्लियर है। तो 30 कहां आएगा, इसमें आएगा, क्लियर है, डन। इसको लेकर कभी भी डाउट में मत रहिएगा। चलिए, ये सारी चीजें, ये अब अलग अलग फॉर्म में आपको डाटा मिलेगा, इस तरह की चीजें दी गई हैं। ये आपको मैंने बताया। लोअर लिमिट अगर आपसे किसी भी क्लास इंटरवल का पूछा जाए, जैसे ये 36 से 40 है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 36। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिफरेंस आपको निकालना है तो सारी चीजें आप यहां से निकाल सकते हैं, क्लियर है, डन। चलिए, डिफरेंस नहीं समझ में आया, डिफरेंस मतलब आप कह सकते हैं कि अपर लिमिट और
माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, जिस चीज़ का आपको डिफरेंस पूछा जाएगा वो चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। इस तरह के डाटा हो जाएंगे आपके पास, और ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसको आज अटैम्प्ट जरूर करिएगा, सारे के सारे बच्चे अटैम्प्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, आपको अलग अलग डाटा दिया गया है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। किसी किसी डाटा को आप ग्रुप्ड फॉर्म में कर सकते हैं और किसी किसी को अनग्रुप्ड में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा कम होगा, जैसे जैसे ये वाला डाटा है, इसको आप अनग्रुप्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसमें आपके पास डाटा ज़्यादा रहेगा उसको आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? तो आज का होमवर्क मिल गया। 14.2 की एक्सरसाइज पूरी करनी है, कोई भी बच्चा कोई भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो भाई नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि डाटा को हम ग्राफिकली तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके 3 तरीके होते हैं। पहला होता है बार ग्राफ, दूसरा होता है हिस्टोग्राम और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये सारी चीज़ें आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे, बट एक बार फिर से देख लीजिए बार ग्राफ क्या होता है, क्योंकि बार ग्राफ इसलिए आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन के DI के कम से कम 4 से 5 सवाल बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर देखे जाते हैं। जैसे बिहार में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बिहार के बच्चों में कम से कम 2 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो डाटा इंटरप्रिटेशन पे होते हैं और उन पे 3-4 सवाल आते हैं, मतलब 8 से 9 सवाल भी देखे गए हैं। हालांकि मैं एनालिसिस में लगातार बताता रहता हूँ कि कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए आपके उसमें रिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा, क्या कह रहा हूँ मैं, आपके वो वाला पोर्शन कौन सा है, मैट में भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, आपको एक डाटा दिया रहेगा लेकिन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जैसे कि ये आपको नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द बर्थ दिया गया है कि इस महीने में कौन कौन पैदा हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ये दी गई है, यहाँ पर हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है और यहाँ पर डाटा लिखा रहता है। ये एक्स होता है, ये एफ होता है। क्या होता है, ये एक्स होता है, ये एफ होता है। एक्स क्या बताता है कि कौन सा डाटा है, क्या चीज़ है, और एफ क्या बताता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी बारंबारता कितनी है। जनवरी की बात करें तो ये डाटा आप देख पा रहे होंगे। अगर आप और बेहतर बेसिक से समझना चाहें तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका 0,0 होता है, इक्वली डिवाइडेड होते हैं वाई एक्सिस पे। सारी चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाई हैं। तो यहाँ से अगर आप जनवरी का डाटा देखें तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनवरी में पैदा हुए हैं। फरवरी की बात करें तो ये वाई एक्सिस पर यहाँ पे इसके टॉप पॉइंट को मिलाते हैं 4 बच्चे। मार्च की बात करें तो 2 बच्चे, अप्रैल की बात करें तो 2 बच्चे, मई की बात करें तो 5 बच्चे, जून की बात करें तो आपके 1 बच्चा, जुलाई की बात करें तो 2 बच्चा, अगस्त की बात करें तो 6 बच्चे, सितंबर की बात करें तो 3 बच्चे, अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे 4 बच्चे, फिर नवंबर में भी 4 और दिसंबर में भी 4। अब DI में क्वेश्चन कैसे आता है, इसी डाटा पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस महीने में पैदा हुए, एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। सबसे कम बच्चे किस क्वेश्चन में, मतलब किस में पैदा हुए, कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें बराबर बच्चे पैदा हुए, कौन से ऐसे मंथ है जिसमें इंक्रीमेंट ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहा, कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें डिक्रीमेंट ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहा। तो बार ग्राफ पर बेस्ड आपके मैट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? तो बार ग्राफ क्लियर है सभी बच्चों को? इस पर बेस्ड आप आंसर भी दे देंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए, अब जैसे आपको ये कोई एक ग्राफ दिया, ये कोई एक डाटा मिल गया, एक टेबल मिल गया। अब इस टेबल को आपको बार ग्राफ में दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखिए आपको क्या करना है, एक ऐसे बना देना है। फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर रहेगी। डाटा कहाँ रहेगा, डाटा एक्स एक्सिस पर रहेगा। अब ग्रॉसरी, अब ये 1, 2, 5, 4 आ रहा है तो इसको 1, 2, 3, 4, 5। ग्रॉसरी की बात करें तो ग्रॉसरी पे 4 आएगा तो 4,000 एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेंट की बात करें तो 5 आ जाएगा तो रेंट यहाँ पे ऐसे ही लगा देंगे आप। इसी तरह एजुकेशन, इस पर भी 5,000। इसी तरह मेडिसिन, इस पर भी 2,000। इसी तरह फ्यूल, इस पर भी 2,000। इसी तरह एंटरटेनमेंट, इस पर 1,000। इस तरह मिसलिनियस, इस पर 1,000। इस तरह से आपको बार ग्राफ में किसी भी टेबल, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर है? चीज़ें समझनी आसान होती है, इसलिए ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसा हमने अभी रिप्रेजेंट किया वो सारी चीज़ें यहाँ पर है दी गई। ठीक है, बार ग्राफ क्लियर हो गया सभी बच्चों को? किसी को डाउट बार ग्राफ को लेकर? बार ग्राफ इसलिए समझना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बार ग्राफ जो है वो आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैट में भी उस पर क्वेश्चन आते हैं।
तो बार ग्राफ तो आप यूज कर लेंगे किस चीज के लिए, जब डाटा अनग्रुप्ड फॉर्म में हो। लेकिन जब डाटा आपको ग्रुप्ड फॉर्म में मिले, मतलब कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल चीजें मिले, तो आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये चीज आपको अब मैं सिखाता हूं। क्लियर है। अब ये जैसे डाटा आपको दिया गया है 30:30 से लेकर 35:30 तक 9 स्टूडेंट है, ऐसे मतलब बच्चों का वेट कैटेगरी है 30.5 किलो से लेकर 35.5 किलो तक के बच्चे कितने हैं, 9 बच्चे हैं। 35.5 से 40.5 6, 40 से 45 15, 45 से 50 3, 50 से 55 1, 55 से 60 2। अब ये याद रखिएगा कि डाटा कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में ही होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कहने का क्या मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 से लेकर 35 हो, फिर यहाँ पे 36 से लेकर 40 हो, यहाँ पे 41 से लेकर आपका 45 हो, फिर यहाँ पे 46 से लेकर 50 हो। तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा है। कॉन्टिन्यूअस डाटा और डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा में ये समझिए अंतर क्या होता है कि पहली और दूसरी की इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कभी कभी अगर आपको डाटा ऐसा मिलता है कि जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले और दूसरे या फिर दूसरे या तीसरे का बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। ये सारी चीजें समझते चलिएगा और लिखते चलिएगा, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं दैट्स आर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या करना है, अगर डिफरेंस आ रहा है upper limit of first data and lower limit of second data is not equal, then what you have to do, find the difference between that data। तो यहां से अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 35। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1। इसके बाद क्या करेंगे, हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5। जैसे ही 0.5 आया इसको आप ऐड कर देंगे इसमें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस डाटा मिल जाएगा। लोअर अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट डाटा में ऐड करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड डाटा में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही काम हर जगह करेंगे तो ये डाटा अब बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस डाटा। क्योंकि हिस्टोग्राम पर चीजें दर्शाने के लिए आपको डाटा कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, चलिए। तो ये डाटा है, चीजें समझ में आई सबको। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर ध्यान क्या रखना होता है, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इस चीज को आप समझिएगा। पूरे क्लास 9 की स्टैटिस्टिक्स आप एक दिन में समझ ले रहे हैं, एक दिन में पढ़ ले रहे हैं, और वो भी बहुत बेहतर तरीके से। अब जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है आपको पता है, और मेरा वेट कैटेगरी स्टार्ट कहां से होता है, 30.5 से। अब देखो 30.5 से 35.5 का डिफरेंस कितना है, लगभग 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, आगे जाएंगे 5। लेकिन ये वाला डाटा भी तो 5 होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आप कभी भी ऐसे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ छोड़ के यहाँ पर मत बनाइएगा। इसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट इसलिए करना होता है कि ये डाटा जो है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मच ग्रेटर देन दीज ग्राफ्स। क्लियर है। ये चीज़ क्या दर्शाती है कि ये जो दर्शा रही है कि यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 30.5 तक का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको बहुत लंबा खींचेंगे तो आपका ग्राफ बहुत आगे चला जाएगा। सिर्फ दिखाने के लिए इस जगह को हमने कैसे कर दिया, ऐसे ऐसे। क्लियर है, डन। ये चीज सबको समझ में आई। कोई भी डाउट बच जाए चैट बॉक्स में लिखो, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। डन। चलिए, अब 30.5 से लेकर 35.5 तक के बच्चे कितने हैं, 9 बच्चे हैं। ये है टॉप मोस्ट। 35.5 से 40.5 तक के बच्चे कितने हैं, ये हैं आपके 6 बच्चे। अब यहीं पर समझिए कि ये कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की दिक्कत क्यों आ रही थी। अगर यही डाटा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो हम कैसे बनाते, ऐसे बनाते 30 से 35, फिर उसके बाद डाटा बीच में छूट जाता है, 35 से 36, 36 से 40 करते हैं हम। तो ये 35 से 36 के बीच का डाटा हमारे पास नहीं रहता, और हिस्टोग्राम में आपको डाटा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। डन। बार ग्राफ में हम अलग अलग एक अनग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं तो वहां पे हमारा चलेगा, बट यहां पे नहीं। क्लियर है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आए। Since no gap in between consecutive rectangle, the resultant graph appear like a solid figure. This is called histogram. जैसा मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे किसी भी दो ग्राफ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसी कारण से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, आपके हिस्टोग्राम ही होंगे। सॉलिड फिगर ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक ऐसा ही फिगर है जो ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक फिगर है, ये डाटा पूरा एक है, ये एक सॉलिड फिगर है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। क्लियर है, समझ में आई सारे बच्चों। देखो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी भविष्य में जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि आपने कितना प्रीसियस टाइम मुझे दिया है और चीज़ें कितने अच्छे से आपको समझ में आ रही है। तो यार देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 0 से 20 तक के नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं। 20 से 30 10, 30 से 40 10, 40 से 50 20, 50 से 60 20, 60 से 70 15 और 70 से एबव 8। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 40 वाला डाटा किस में होगा, तो आप कभी भी इसमें मत खोजिएगा। 40 वाला डाटा यहाँ से होगा, जहाँ से शुरुआत वहाँ तक अंत, ये अंत से एक पहले तक का डाटा लिया जाता है। क्लियर, ये प्रोसेस होता है। चलिए इसको रिप्रेजेंट देखिए कैसे किया गया है। 0 से 20 तक का डाटा है। अब हमारे पास देखो, हम चाहे तो यहाँ 10 लगा के इसको पूरी लाइन खींच सकते हैं। तो 0 से 20 तक कितने हो गए 7, 20 से 30 तक कितने हो गए 10, ये बढ़ाया। फिर 70 से एबव नंबर सबसे ज़्यादा कितना पाएंगे आप 100, तो 70 से 100 तक पाने वाले बच्चे कितने हो गए, ये हो गए आपके 8। क्लियर है, डन। आप चाहें तो ग्राफ देखकर भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तरीका, यही यूज है ग्राफ का। क्लियर है प्यारे बच्चों, चीजें समझ में आ रही, हिस्टोग्राम समझ में आया, बार ग्राफ समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक करें। अगर वीडियो आप बहुत दिन बाद भी देख रहे हैं तो चीज़ों को पसंद किया करिए, लाइक किया करिए, अपने कमेंट्स किया करिए, वो सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आखिरी टॉपिक समझते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट्स द सिमिलर थिंग्स वी डेवलप फ्रॉम हिस्टोग्राम। अब हमारे पास ये एक हिस्टोग्राम का डाटा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर एक पॉइंट बना देंगे और क्या कर देंगे, इन सारे टॉप मोस्ट पॉइंट को मिला देंगे। डाटा मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ है, इसको हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसको हमने यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। पूरा ये जो एक पॉलीगन बन गया ना, अब ये क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये एक पॉलीगन हैविंग एन नंबर साइड। एन नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 और इस वाले साइड को भी लेंगे 7। तो ये एन नंबर ऑफ साइड का एक पॉलीगन बन गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी का पॉलीगन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या बताता है आपको, ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्या बताता है, ये फ्रीक्वेंसी बताता है आपको। ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्या बताता है, ये फ्रीक्वेंसी बताता है आपको, डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, आनी चाहिए। डन। तो आपको अगर इस तरह से नंबर ऑफ, ये आपको नंबर ऑफ मार्क्स दे दिए गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए गए, तो अब इसका आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। जैसे 0 10 20 30 40 50 आगे बढ़ते जाएंगे। मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ, 0 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 इस तरह से कर लेंगे। 5 पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर 10 पे यहाँ क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद अब देखिए डाटा हमेशा 0 से शुरू होगा, फिर यहाँ पे 5 क्लिक कर देंगे, यहाँ 10 कर देंगे, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर ऐसे 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 बढ़ता बढ़ता ये एक पॉलीगन बन जाएगा। इस तरह का भी ग्राफ आप पढ़ के चीज़ों को एवेल्युएट कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, समझ में आई, एक बार बता दो, देख लो, ये यही काम किया गया है ना। ठीक है, डन। मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं प्यारे बच्चों, बढ़िया। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क आपको अगर कभी पूछ लिया जाए क्लास मार्क निकालना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन आल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम, फॉर दिस वी कैन राइट क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आपको निकालना है डायरेक्टली तो आप क्लास मार्क्स पहले निकालेंगे, फिर क्लास मार्क के सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ आपको। आओ चलो, ये ग्राफ देखो, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये क्या दर्शा रहा है, ये एकदम ये दर्शा रहा है ना, ये 15 है। ये बीच वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये 5। ये बीच वाला पॉइंट क्या बता रहा है, 25। मतलब अगर आप क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिए, क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, अगर आप इस क्लास का क्लास मार्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 145। ये 145, इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे 155, ये 165, ये 175, ये 185, ये 195। इस तरह से आप डाटा को कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आप पॉलीगॉन बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो यही क्लास मार्क इन्होंने निकाला है और ये क्लास मार्क निकालने के बाद डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ से ये बना पा रहे हैं। ठीक है, 135 पे डाटा क्या है, 135 पे डाटा हमारे पास कोई भी डाटा नहीं, तो 0 से यहाँ मानेंगे। फिर 135 के बाद 145 पे हमारे पास डाटा है, ये 5 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर उसके बाद घट रहा है। तो ये आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम आपको क्लास का सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है प्यारे बच्चों, चीज़ें समझ में आ रही हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। तो आज आपका एक और काम है, एक्सरसाइज 14.3 को घर पर बैठ के आराम से करना। क्लियर है? जो भी बच्चे कहते हैं भैया आप 9th का मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हो, 9th का मैथ्स पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, एक दिन में पढ़ा दिया। क्लियर है? तो यहीं पर आज मैं आप लोगों को छोड़ूंगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए होमवर्क। और कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, मीन मीडियन मोड, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले बेसिक मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे जो क्लास 9th का है, फिर उसके बाद एडवांस मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, वो 10th का है। क्लियर है प्यारे बच्चों? मजा आया? आज के लेक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, रुका उका नहीं ना कोई? अच्छा चलो अभी रुक जाओ, भागो मत। अभी मेरे पास कुछ सवाल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं उन सवालों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप लोगों को टाइम दूंगा, अब चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ा रखी है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए चैट बॉक्स में, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं, जल्दी से। दे पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली 11 है तो 1 2 3 4 काटा, 1 2 3 4 काटा 1, डन। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, a dice was thrown 25 times on which the following marks were recorded, the frequency of getting 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 आने की मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार 6 आया है ये आपको पता करना। जल्दी से काउंट करके बता दीजिए भाई। चीज़ें विजुअल है आपको, चीज़ें विजुअल है ना? कहीं कोई दिक्कत आए तुरंत लिखिए, मैं पूरी क्लास में आपके साथ बैठूंगा। अब मैं आपके जो ये दिक्कत आ रही थी इंटरनेट की, इसके लिए मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करते वक्त भी मेहनत करूंगा और क्लास में प्रेजेंट भी रहूंगा, ताकि आपको कोई डाउट हो तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस आप लोग मेहनत करिए। तो चलिए काउंट करते हैं भाई, आप लोग काउंट कर चुके होंगे, 1 2 3 4 5, बस 5 बार है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, सभी बच्चों का सही है, ए देने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे आपको निकालना है द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 90 to 120, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू का मतलब वही हो गया क्लास मार्क्स निकालना। ये आपका एक क्लास है, क्लास मार्क निकालना है, जल्दी से निकाल दीजिए भाई। निकाल दिए? अरे बढ़िया लड़को। चलो 90 प्लस 120 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला क्या रहेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। नोट्स बनाते चलिएगा, बस इतना याद रखिएगा। 12 9 21 210 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 105। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से, मजा आ जाएगा, इस सवाल को लगाइएगा। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज 15, मिड वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, मिड वैल्यू दे दी गई आपको कितनी, 15। अभी मिड वैल्यू मैंने बताया कैसे निकाला, मैंने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 किया, यहाँ पे मिड वैल्यू हमारे पास आ गई। मिड वैल्यू है आपका क्या कहलाती है, क्लास मार्क्स कहलाती है। क्लियर है? एंड द क्लास इंटरवल इज 5। क्लास इंटरवल क्या होता है, याद करिएगा, क्लास इंटरवल होता है उस क्लास का इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है क्लास इंटरवल। फॉर्मूला सारी चीजें लिखिएगा। रेंज क्या होता है, पूरे डाटा का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट क्लास का इंटरवल क्या होता है, उस क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मिड वैल्यू आपको 15 दी गई है उस क्लास की, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको कितनी दी गई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दी गई है 5। यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 30, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स अपर लिमिट कितना आ जाएगा 35, तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 17.5, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा भाई, अगर ये 17.5 आ रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है मिनिमम लिमिट कितनी होगी, तो भैया आप इसको निकाल लीजिए, 17.5, 30 में से 17.5 घटाइए, 12.5 आ रहा है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा भाई 12.5। सभी बच्चों का आ रहा है भाई, सभी बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़े,
नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इस तरह के सवाल आपके एनटीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल जल्दी से लगा दीजिए भाई, जल्दी से आंसर दे दीजिए। कौन कौन बच्चा सबसे पहले आंसर दे रहा है, मैं देख पा रहा हूं भाई। इफ एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन ए फ्रीक्वेंसी, जब भी क्लास इंटरवल इन ए फ्रीक्वेंसी की बात होगी, किसी एक क्लास की बात हो रही है, एल जो है उसका लोअर लिमिट है, अच्छा। एम जो है मिड वैल्यू है, अच्छा। देन द अपर वैल्यू, अपर लिमिट क्या होगा, अरे अभी आपको मैंने बताया मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या निकालना है, अपर लिमिट 2 टाइम्स मिड वैल्यू माइनस लोअर लिमिट निकाल लेंगे तो आपके पास अपर वैल्यू आ जाएगी। 2 टाइम्स मिड वैल्यू माइनस लोअर लिमिट। आंसर को टिक करते वक्त कोई गलती नहीं करेगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको होमवर्क देता हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे बच्चे। मैं देखता हूं कि सबसे पहले किसका कमेंट आता है। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दे रहे हैं, बाकी चीजें कल हम मीन, मीडियन और मोड पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कर दें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अगर आप सीरियस हैं अपने एनटीएससी और बोर्ड दोनों चीज़ों को लेकर, ठीक है। छोटा सेशन था बट प्रोडक्टिव सेशन था। क्लास 9th का 3 एक्सरसाइज आप एक दिन में 40 मिनट में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय